वॉट आई डिड डिफरेंट पहली अटैम्प्ट से, मैंने बहुत सी चीज़ों में फ़्लो चार्ट्स बनाए थे। मैंने जो एक कॉन्शियस एफर्ट होती है ना, जो कि मेरी पहली अटैम्प्ट में थी लेकिन इस हद तक नहीं थी कॉन्शियस एफर्ट जो कि थर्ड अटैम्प्ट में थी। कॉन्शियस एफर्ट किसकी मैं बात कर रही हूँ? पेपर अटैम्प्ट करने की। अब पेपर अटैम्प्ट करने की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इफ़ यू हैव टू, आपने ऑप्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है, आपने गिवन टाइम में, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू ये कि आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, इक्वली डिवाइड योर टाइम। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जब टाइम डिवाइड किया हुआ है तो आप एक ही तरह का क्वेश्चन आंसर जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हो। इट वुड हैव अ बिगिनिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी, देन कंक्लूजन होगा। आप एक पूरे फ्लो में चल रहे होगे। एग्जामिनर को पढ़ा जा रहा होगा आपने क्या लिखा है, अगर आपने टाइम जो है वो उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने टाइम डिवाइड नहीं किया हुआ तो पहले 2-3 आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत प्यारे और सजे हुए होंगे, और आखिरी क्वेश्चन में जो है वो आपकी राइटिंग जो है वो नीचे लटक रही होगी और बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो पढ़ी भी नहीं जा रही होगी। अब उसमें ये होता है कि एक इम्प्रेशन की बात है। अब लेट्स सपोज आपके सामने भी कोई ऐसा पेपर रखा जाए तो आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि इस कैंडिडेट ने अपनी जो एक थॉट प्रोसेस है और जो अपनी टाइम डिवीज़न है वो नहीं अच्छी की। एक पहला ही इंप्रेशन आपका ये आ गया, ठीक है। सो एक कॉन्शियस एफर्ट होती है चीज़ों की। देन अगेन जो मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि आपने प्रेजेंट करना है अपना केस। पहली अटैम्प्ट में आई डिड दैट, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मैंने उसको प्राइमरी अपना वो नहीं बनाया था मोटिव। इस अटेम्प्ट में ऑल आई डिड वाज कि अच्छा मेन फोकस प्रेजेंटेशन पे। सो आई रिमेंबर देयर वर क्वेश्चंस जिसमें उधर ही बैठ के मेरे पास मल्टीपल रीजंस और कॉजेज़ हैं जो कि मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद एक स्नैपशॉट के लिए मैंने एक वो पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, विद एवरीथिंग। वो लाइंस जा रही हैं, एरोज जा रहे हैं कि ये रीज़न है, नीचे उनकी डायग्राम्स की सारी जो है वो उनकी हमने वो की हुई है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक हो रही है, एवरीथिंग। उसका फ़ायदा ये हुआ कि ऑफ कोर्स जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता होगा इस क्वेश्चन में इसने क्या क्या चीज़ कवर की है, उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और वो जो आगे पूरा पढ़ेगा उसमें जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड की होगी चीज़, जो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की होगी वो उसके ऊपर फोकस करेगा। सो ये एक मेन चीज़ थी जो कि मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट से डिफरेंट की थी, और उसकी वजह से मतलब आई हैव अ फर्म बिलीव कि उसकी वजह से जो एक मेरा जंप था, जो मेरिट में जंप था या जो रिटन मार्क्स में जंप था, आई गॉट 720 उसमें रिटन में थर्ड अटैम्प्ट में, तो वो इसी की वजह से लगा। बिकॉज उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं था। मेरी राइटिंग सेम थी, एज एन इंडिविजुअल आई एम द सेम पर्सन, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मैंने डिफरेंट की वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थी, वो प्रेजेंटेशन के हवाले से थी, और दे एक्चुअली मैटर्ड। बिकॉज हमारी पहली अटेम्प्ट में हमें भी ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो समझाया करते थे, लेकिन हमारे भी सर के ऊपर से हो रहा होता था कि अच्छा ठीक है, नहीं ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे, ज़्यादा फोकस मटेरियल पे। मैं ये नहीं कह रही कि मटेरियल के ऊपर फोकस नहीं करना आपने, लेकिन इट शुड बी बैलेंस्ड। इतना फोकस करने का आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आपके एंड पे जो है आप उस डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है, और उसका पहला स्टेप यही है कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द डे 1। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। आप हफ्ते में एक ऐसे अटैम्प्ट करके किसी को चेक करा लें, प्रेसी अटैम्प्ट करके किसी को चेक करा लें अपने ऑन पे, अपने बेसिस के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, किसी को चेक करा लिया, किसी मैंने हेडिंग्स इस तरह से दी हैं, मैंने यही एंगल्स कवर किए हैं, आप चेक कर दें, फीडबैक लेते रहें, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखते रहें, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उसी को पहले अगर किसी के पास ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम है तो डिटेल में नोट्स बना ले, डिटेल में नोट्स बनाने के बाद उसको मज़ीद छोटा कर ले। सो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपके अपने ऊपर हैं कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि कैंडिडेट्स अक्सर पूछते हैं कि जी टाइम फ्रेम बता दें, कितने महीने में तैयारी हो सकती है, रोज़ के हम कितने घंटे लगाएं पढ़ें। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बता रही हूँ कि पहली अटैम्प्ट में मैं दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ा करती थी। आखिरी अटैम्प्ट में मेरे पास टाइम ही सिर्फ 3 से 4 घंटे था। सो उसमें भी कोई शॉर्ट वो नहीं है कि जी अच्छा आप हर दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा होता है, दे हैव टू, मतलब वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल वो डेज हो जाते हैं और उसके बाद बीच में 1-2 घंटे पता नहीं कहाँ निकलते हैं, उनको पता ही नहीं होता। सो टेक स्मॉल ब्रेक्स। आई एम वन ऑफ देम जिनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता था। सो अगर 2-3 घंटे पढ़ लिया है तो बीच में ब्रेक ले ली, कुछ कर लिया, डू एनी थिंग, वॉच एन एपिसोड ऑफ अ टीवी शो, डू समथिंग, बाहर से 2 चक्कर लगा कर आ जाएं, वट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है। तो हर किसी का एक जो एक एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, तैयारी का, वो एक अपना इंडिविजुअल जर्नी है। ये आपको एकेडमीज़ नज कर सकती हैं
आपको डायरेक्शन बता सकती हैं, जो मैं ट्रिक्स और वो उस तरह की चीज़ें बता रही हूँ वो बता सकती हैं। नो वन कैन डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। जो आपने सारी तैयारी करनी है वो खुद करनी है, और उसमें ये नहीं है कि अच्छा दूसरा बंदा ये कर रहा है तो शायद आपको भी ये करना पड़ रहा हो। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी जॉब्स होंगी, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जी जॉब्स के साथ मुश्किल हो जाता है या नहीं। मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल दे चुकी हूँ। देयर वर मल्टीपल बैचमेट्स जो कि फुल टाइम जॉब कर रहे थे मल्टीनेशनल्स में, प्राइवेट कंपनीज़ में, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स वर्किंग आवर्स होते हैं, टफ वर्किंग कंडीशंस होती हैं। उन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, ठीक है। दे वर वर्किंग मॉम्स, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो थी, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ बैचमेट्स जिनके 2-2 3-3 बच्चे थे और उन्होंने पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। सो देर इज़ नो वो कि अच्छा ठीक है कि आप ये कर लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, या आपकी जिस किस्म की रूटीन है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपको अपना माइंड देख के, अपना आप देख के, क्या वट एवर वर्क्स फॉर यू। रात को पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ सकते हो, इट वेरीज़, ठीक है। ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है आप उसको अपनी रूटीन में शिफ्ट कर लें। दैट इज़ द मेन जो चीज़ है ना, जो तैयारी का एक मेन आप कह लो, वो इस तरह से स्टार्ट होती है तैयारी। बाकी ये एकेडमीज़ का तो ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया ही है कि उसका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो ये है कि अगर आप मल्टीपल चीज़ें सिर्फ यहीं से लेके तैयारी कर लोगे और अपनी तैयारी या अपनी एफर्ट उसमें पुट इन नहीं करोगे तो आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके साथ बैठे वाले का है, ठीक है ना। सो वो चीज़ ऑफ कोर्स आपने उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर करना है। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। आई रिमेंबर जो मेरा भी टाइम था ना, उसमें जो ये सजेस्टेड रीडिंग्स बताती हैं ना, वो मोस्टली, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर दफ़ा, लेकिन मोस्टली आउटडेटेड होती हैं। वो बुक्स ऐसी होंगी जो कि आजकल उन सब्जेक्ट में कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। सो आपको जब आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें उन्होंने 1-2 सवाल करंट सिनेरियो के दिए होंगे, तो वो आप कहाँ से कवर करोगे। सो मैं आपको बताती हूँ कि बुक से ज़्यादा मैंने जो जिसके ऊपर रिलाई किया था वो अपनी रिसर्च थी इंटरनेशनल आर्टिकल्स, ठीक है। अब उसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ, एक और जो मेजर चीज़ जो लोग जो है गलती करते हैं। अब जो मैंने अभी बात की कि जी स्टैट्स आपने मेंशन करने होते हैं, सोर्सेज मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई एक टॉपिक आ गया है, लेट्स सपोज कोई भी मेन आप कह लें कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक आ गया है, ठीक है। आप उसके ऊपर ऐसे कर रहे हो या पाकिस्तान अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर रहे हो, तो उसमें आप सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर दोगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हु इज़ टेलिंग यू कि ये इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आपने कोई स्टडीज़ मेंशन करनी है अपना पेपर अलग करने के लिए बाकियों से, ठीक है। आप कोई स्टैट्स मेंशन करोगे, आप कोई फिनोमेना, किसी ऑथर का कोट मेंशन करोगे। आई रिमेंबर कि मैंने एक अपना जो सेट था नोट्स का वो कम्प्लीटली अलग करके रखा हुआ था जिसमें सिर्फ कोट्स होते थे, और वो ऐसे कोट्स होते थे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के, डिफरेंट वो कि जो कि मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकते थे। सो उनका वो एक मल्टीपर्पज़ होता था कि वो अगर लेट्स सपोज कि ये सवाल भी आएगा तो मैं उसमें भी उसको जो है वो डाल दूंगी इकबाल की वर्सेस की ट्रांसलेशन। आई रिमेंबर, ठीक है, वो मल्टीपल टॉपिक्स में एडजस्ट हो सकती है। सो आई डिड दैट, ठीक है। किसी का पोइट्री से शौक़ है, किसी का इवन, अच्छा ये इट ऑल्सो वर्क्स फॉर इस्लामियात की जो कुरानिक आपकी आयात हैं और उनके जो ट्रांसलेशंस हैं। अगर किसी को ऑफ कोर्स आयात उस तरह से लिखने में मसला हो रहा है वो ना लिखे। इस्लामियात का पेपर करते हुए मैंने अरेबिक नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिखी, ठीक है। सो ट्रांसलेशंस आपने जो है वो याद कर ली हैं और वो मल्टीपल जगह, लेट्स सपोज सेक्रेटेरियनिज्म के ऊपर सवाल आ जाता है, पीस के ऊपर आ जाता है, देयर आर मल्टीपल जो ट्रांसलेशंस हैं, आयात हैं कुरान की, जो कि आप उसमें ऑफ कोर्स एडजस्ट कर सकते हो। तो आपने वो निकाल के रख ली, अहादीस निकाल के रख ली, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ग्लोबली बात करें तो डिफरेंट ऑथर्स के ऐसे कोट्स निकाल के रख लिए जो कि आप मल्टीपल, जिनकी एक रीयूज़ आप कर सकते हो उसको, ठीक है। इसी तरीके से जब आप स्टैट्स लिखेंगे, फिगर्स लिखेंगे कि लेट्स सपोज पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ये है, या ठीक है इन्फ्लेशन रेट आजकल ये चल रहा है, और आपने परसेंटेज लिख दी अकॉर्डिंग टू व्हाट, या आपने कहाँ से फिगर उठाई है। आपने अगर स्टैट के साथ अपनी सोर्स मेंशन नहीं की तो वो आपका स्टैट जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सोर्स में आप ये नहीं लिख सकते कि एज़ पर डॉन या अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ या अकॉर्डिंग टू जियो नेटवर्क, दैट इज़ नॉट अ सोर्स। जब आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें भी किसी टॉपिक पे आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि अगर न्यूज़ में भी कोई बात हो रही है किसी भी स्टैट के ऊपर तो वो मेंशन करेंगे कि सोर्स क्या है,
किस जर्नल से उठाया है उन्होंने, किस स्टडी से उठाया है, किस ऑथर से उठाया है, किस वेबसाइट से उठाया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है ये डाटा, ये किस चीज़ का है, ये आपने जो मेंशन करनी है साथ में सोर्स भी मेंशन करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये आपने जो बात की है कि जी जो टॉपिक्स हैं या जो सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं उसमें जो मोस्टली चीज़ें हैं वो बहुत आउटडेटेड होती हैं और वो पुरानी होती हैं। अब उसको करंट सिनेरियो में हम कैसे कवर करें, तो उसके लिए मैं ये करती थी कि एक किसी भी टॉपिक का, अच्छा ये हर सब्जेक्ट के लिए मैंने तैयारी इसी तरह से की थी कि किसी भी टॉपिक का आपको बैकग्राउंड नॉलेज, एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करनी है। कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो जी बेसिक नॉलेज क्या है, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसने साइन कराई, क्या हुआ, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुआ, ये एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? किताबों से जो कि आपको सजेस्ट की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद की जो करंट या उसके बाद जो एडिशनल उसका मटेरियल है वो आपने अपनी रिसर्च से फाइंड आउट करना है कि जी इंडस ट्रीटी के बाद से अब तक उसमें क्या हो चुका है, कितनी दफ़ा वो वायलेट हुई है, ठीक है, कितनी दफ़ा वायलेट होने के बाद उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो करंट 2022 तक या 2021 तक आपको ऑफ कोर्स किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, आपको ये आर्टिकल्स में मिलेंगी। और आर्टिकल्स के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, ग्लोबली जो हैं, न्यूयॉर्कर है आपके पास, वॉशिंगटन पोस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो किसी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या कैसे आर्टिकल के ऊपर ना रिलाई कीजिएगा जो कि आपको थोड़ी सी अनऑथेंटिक लग रही हो। जो चीज़ उठानी है वो ऑथेंटिक हो और उसके साथ उसकी सोर्स मेंशन हो कि ये अगर मैंने डाटा लिखा है तो इसकी वजह से लिखा है। आपके लिए जो मेन पाकिस्तान के फैक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इकनॉमिक आपका जो सर्वे होता है आपको आपकी सारी ग्रोथ रेट से लेके, इन्फ्लेशन रेट से लेके, लिटरेसी रेट से, एवरीथिंग, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, वो जब आपका फ्रेश निकलता है आपने उसके जो पहले 1-2 पेजेस होते हैं इंडिकेटर्स वाले उनको रटा मार लेना है, ठीक है। अब जब बात होती है कि अप्लाइड की तरफ जा रहा है CSS, लेकिन ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट रटा रहेगा। और रटे का क्या मतलब है? ये जब आपको फिगर्स याद करनी पड़ रही होती हैं, जब आपको कोट्स याद करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो ऑफ कोर्स जब आप ये करोगे तो आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकोगे या उसमें ऐसा ऐड कर सकोगे अपने आंसर में जो कि बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ होती है। उसके अलावा किसी और का अगर कोई और क्वेश्चन है तो जी जी हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उसमें ये होता है कि कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते। अगर किसी के पास एग्जैक्टली वो पेड, अगर वो ऑलरेडी किसी के पास सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, कुछ लाइब्रेरीज भी ऑफ़र करती हैं, तो वो तो बेहतरीन एक आपके पास जो है वो सोर्स है मटेरियल का। अच्छा उस यही बात है। अब उसमें ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। जो आपकी मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ ना, लेकिन उसमें आपने शॉर्टकट के लिए सिर्फ यही रखना है कि किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा दिनों के लिए ड्वेल नहीं करना। और ये एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट होती है बिकॉज आई बिन देयर, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट मुझे आई थिंक 1 महीना हो गया था और मेरे 2 से 3 सिर्फ टॉपिक्स कवर हुए थे। बिकॉज जब आप एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना शुरू करोगे देयर वुड बी सो मच कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या अपने नोट्स में डालो और क्या स्किप करो। सो वो आपको कॉन्शियस एफर्ट करके उसको कट डाउन करना है कि अच्छा ठीक है कि दिस इज़ वेरी अननेसेसरी, मेरे पास इनफ मटेरियल हो गया, 3 से 4 सोर्सेज हो गई हैं, 1-2 कोट मैं इसमें डाल दूंगा, ये मैं इसमें रेफरेंस दे दूंगा और मेरा पूरा जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा। सो डोंट एम फॉर मतलब बहुत ज़्यादा कि जी लेट्स सपोज हर क्वेश्चन में मेरे पास 5 से 6 सोर्सेज हों। डोंट डू दैट बिकॉज वो भी देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे वो एक अनरियलिस्टिक बात है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब जिस तरह से इस्लामियत की मैं बात कर रही थी तो उसमें भी हर कोई कहता है कि जिस तरह आपने ऑफ कोर्स सोर्सेज जो हैं वो मेंशन करनी होती हैं और मल्टीपल चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सो आई रिमेंबर मैंने अपने दोनों अटैम्प्ट्स में जो इस्लामियत के क्वेश्चन थे उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि आपने कवर करनी होती हैं कि उस क्वेश्चन को आपने कुरान के रेफरेंस से, अब जब हम कुरान के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कोई आयत उससे रिलेटेड थी जो कि आपने उसका रेफरेंस दे दिया, हदीस के रेफरेंस से, सहाबा कराम के रेफरेंस से, कोई इंसिडेंट है उससे रिलेटेड जो कि आप उसमें कर सकते हो। जब आपने ये हर क्वेश्चन में 3 एंगल्स डाल दिए यू आर गुड टू गो। जी
यस, बिल्कुल समरी। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि शुरू में बंदे को ये लगता है कि शायद आपके पास ना इनफ मटेरियल नहीं है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए या पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी आपके पास बहुत मटेरियल होगा, ऐसा भी होगा कि आप 5-6 घंटे आराम से लिख सकते हैं। सो ट्रिक इज़ आपने उसको समराइज़ करना है, हर चीज़ को। आपने एक लिमिट अपने माइंड में बना ली है कि लेट्स सपोज मैंने इस क्वेश्चन को 20 मिनट्स देने हैं, तो 20 मिनट्स में मैंने 4 से 5 पेजेस पे कंक्लूड करना है। ऐसा ना कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो 8-8 पेजेस के हैं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हैं वो जो 2-3 पेजेस के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। उसमें भी ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी नहीं शो हो रही कि आप लोगों ने टाइम डिवीजन जो है वो अपनी अच्छी नहीं की। तो हर किसी को एक इक्वल उस तरह से लेके चलें। ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है आधा एक पेज, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। तो आपने अपने माइंड में रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि दिस इज़ इट, मैंने 4 से 5 पेजेस में इसको कवर करना है। सो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारी चीज़ें समराइज़ होकर वो आनी शुरू हो जाएंगी कि मैं ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं लिख सकता। ठीक है ना जी। अच्छा, आप मुझसे अगर अपना मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी, रेकमेंड करूँगी स्टिक विद साइकोलॉजी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने सोशोलॉजी भी रखी हुई है और साइकोलॉजी भी रखी हुई है। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे ये आप दोनों ऑप्ट कर सकते थे। सो सोशोलॉजी में आई रिमेंबर मैंने 5 से 6 किताबें पढ़ी थी, ठीक है, और नोट्स बनाए थे। और उसके बाद मेरे पास मेरी रिलेटिव हैं, उनके भी नोट्स थे जिन्होंने अपनी अटैम्प्ट में सोशोलॉजी में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। ठीक है, सो आई हैड इनफ मटेरियल और मैंने सारा कवर किया। उसके मार्क्स उस तरह से अच्छे नहीं आए और पेपर भी बड़ा मतलब उस तरह से नहीं आया जो एक होता है ना कैंडिडेट को जिसकी तैयारी अच्छी हो उसको मज़ा आए पेपर देख के, वैसा नहीं था। साइकोलॉजी का ये था कि लिटरली एक किताब थी और उस एक किताब में से मैंने 10 से 12 चैप्टर्स कवर किए थे और मेरा सारा पेपर कवर हो गया था। और जब मैं लेक्चर्स भी देती थी, मैंने अभी बताया भी कि मैं पढ़ाती रही हूँ साइकोलॉजी, तो उसमें भी मैंने जब ये बनाए तो वो 10 टॉपिक्स में वो पूरी कवर हो रही है। आई थिंक मेरे पास शायद अभी भी पढ़े होंगे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर दूँगी साइकोलॉजी की स्लाइड्स। वो 10 लेक्चर्स हैं और उसमें वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा होता। सो उसमें अगर आप खासतौर पे जो मैं अभी बात कर रही थी ना थ्रेड्स की, कि जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात हो रही है, आप जब साइकोलॉजी का मोस्ट रिपीटेड देखोगे ना उसमें लिटरली 10 से 12 टॉपिक्स हैं जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ कोर्स फ्रेज करने का और उसका एंगल डिफरेंट कर देते हैं, वो टॉपिक रिमेन्स द सेम। सो सोशोलॉजी में बहुत दफ़ा वो ना आप करंट स्टेटस के ऊपर और करंट उन चीज़ों के ऊपर ले आए हैं। सो अगर इन दोनों में से मुझसे पूछा जाए तो आई थिंक सेफ़र ऑप्शन वुड बी साइकोलॉजी। लेकिन देन अगेन ऑफ कोर्स ये आपका अपना वो डिसीजन है, अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो तो दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अदर देन दैट मैं साइकोलॉजी की स्लाइड्स भी इनको भिजवा दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं ये तो मैंने पहली जो बात साइकोलॉजी की थी वो यही की थी कि 200 का था, ये अब 100 का हो गया, सिलेबस कम नहीं हुआ। और हर कोई जो साइकोलॉजी नहीं रखता वो यही कहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो कि सिलेबस वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन देन अगेन आपको सारा कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि आपको एग्जैक्टली और ये सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी है कि आपने सिलेबस के ऊपर नहीं जाना। आज जाके सारे अपने सब्जेक्ट्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उठाएँ और वहाँ से तैयारी शुरू करें कि लेट्स सपोज अगर मैंने जेंडर स्टडीज़ की तैयारी शुरू करनी है तो मैंने इन टॉपिक्स को उठाना है, पहले ये कवर करने हैं। उसके बाद अगर मेरे पास एक आध दिन एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसमें मैं मल्टीपल और टॉपिक्स जो है उसमें कवर कर लूँगा।